नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास व्यक्ति से। और आज हमारे साथ जो हैं वो खास नहीं बल्कि बहुत खास हैं। वो इसलिए बहुत खास हैं क्योंकि बागी हैं बलिया के और 8 बार के विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, जेपी आंदोलन में जेपी के साथ रहे हैं और तुर्क नेता के साथ रहे हैं। उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के साथ लंबी पारी के लिए वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर के न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वो भी, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता है क्योंकि जब भी देश पर संकट पड़ा है बलिया आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है। देश में 1857 में सबसे पहले बलिया के ही मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की थी और देश की आज़ादी की लड़ाई में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो बलियाई के थे उन्होंने काफ़ी भागीदारी की और करो या मरो के आंदोलन में जब ठप पड़ने लगा तो हजारीबाग जेल में वो बंद थे, जेल से कूद गए, फांद गए रात को 6-7 साथियों के साथ और फिर धीरे धीरे नेपाल गए। नेपाल में डॉक्टर लोहिया के साथ थोड़ी देर रेडियो लोग चलाए और उन्होंने फिर डॉक्टर लोहिया से कहा कि रेडियो चलाने से क्रांति नहीं होगी, देश के नौजवानों को संगठित करना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अरे जाके फिर पकड़ जाओगे। उन्होंने पकड़ जाने के भय से क्रांति बिल्कुल दब जाएगी और जयप्रकाश जी निकल पड़े अकेले और देश में घूम घूम करके, देश बदल बदल करके देश के नौजवानों को उन्होंने संगठित किया और 42 की क्रांति हुई। हालांकि अंत में वो गिरफ्तार हो गए फिर जाके लाहौर में, लेकिन क्रांति शुरू हो गई है। वो क्रांति हुई 42 में कि देश आते आते 47 में अंग्रेजों को आज़ाद करने की घोषणा। वो तो ठीक है, लेकिन जेपी आंदोलन में आपने काफी सक्रिय भागीदारी निभाई। फिर जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत लेके आई 71 में तो 73-74 आते धीरे धीरे देश में अराजकता फैलने लगी। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई, अफरा तफरी मच गई। जयप्रकाश जी ने कई बार श्रीमती इंदिरा गांधी से कहा, उन्होंने बिटिया उनको कहते थे कि देश को संभालो, ये भ्रष्टाचार कम करो, महंगाई को कम करो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के कारण उनकी बात नहीं सुनी। इसी बीच गुजरात विद्यापीठ में वहाँ के छात्रों ने, ये फीस की बढ़ोतरी हो गई थी, हॉस्टल की फीस की, शिक्षण शुल्क में, मेस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। इस सब बातों को लेकर के वहाँ के छात्रों ने संघर्ष शुरू किया और कई बार जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे। सरकार नहीं कुछ सुनी। उन लोगों के समर्थन में उस समय के देश के बड़े नेता मुरारजी देसाई 21 दिन अनशन किए तो भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा और उनकी हालत गंभीर होती गई तो उनका अनशन बड़े नेताओं ने मिलकर के तोड़वा दिया। फिर वो लड़के जयप्रकाश जी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि हमारा आप अगुवाई कीजिए। उन्होंने कहा हम अगुवाई तो करेंगे क्योंकि हमारा भी मन अब उब रहा है, लेकिन तब करेंगे जब आप लोग इस बात का संकल्प लोगे हमारे सामने कि ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक होगा। तो छात्रों ने कहा कि ठीक है, तो वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आप जेपी आंदोलन में रहे, सक्रिय भूमिका। एक मिनट, बिहार में आ गया और बिहार में जोर पकड़ लिया एकदम। तो संपूर्ण तो 5 जून को उन्होंने गांधी मैदान के बड़े मैदान में संपूर्ण क्रांति की उन्होंने घोषणा की थी। 5 जून 74 को संपूर्ण क्रांति के मतलब कि मानव के शरीर में कोई अवगुण रह ही नहीं जाए, सारे दोष मिट जाए, ऐसा आंदोलन। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तो मिटे ही, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, हर तरह की क्रांति शरीर में आवे, सर्द कर पूरा हो जाए। उसी में हम लोगों ने हिस्सा लिया
और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, जेल में हम लोग चले गए। मैं 19 महीना जेल रहा और जेल से निकला उस समय जब लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आप जेपी आंदोलन के में सक्रिय भूमिका आपने निभाई, जेल गए आप। जेपी साहब ने आपको सौंप दिया युवा तुर्क नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को, उनके साथ में आपने एक लंबी पारी खेली, कैसा रहा उनके साथ अनुभव? बहुत बढ़िया, बिल्कुल पुत्रवत स्नेह करते थे और राजनीति के सभी विचारों को हम लोगों को पढ़ाते थे, सुनाते थे। आज हमको लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं वर्तमान देश में, इसमें चंद्रशेखर जी अगर जीवित होते तो आज देश की हालत दूसरी होती। अगर ये जड़ी सरकार नहीं मानती तो जैसे जयप्रकाश जी ने छात्र नौजवानों को के बल पर क्रांति शुरू की, चंद्रशेखर जी भी कर सकते थे। जेपी साहब ने आपको चंद्रशेखर जी के हवाले कर दिया, आपने उनके साथ राजनीति की। चंद्रशेखर जी से आपको मुलायम सिंह यादव ने मांग लिया, फिर नेताजी के साथ ने आपने लंबे समय तक काम किया, कैसा रहा अनुभव नेताजी के साथ? नेताजी में भी बड़े समाजवादी नेताओं के गुण थे या हैं। जो मैंने गुण चंद्रशेखर जी में देखा, जो गुण मैंने जेपी में देखा, जयप्रकाश जी में देखा, उसी श्रृंखला में माननीय मुलायम सिंह में वो गुण देखा। गरीबों के प्रति संवेदना, किसान, श्रमिक, बेरोजगार लोगों के प्रति हमदर्दी और शासन में आने पर उनकी समस्याओं का समाधान करना और शासन में न रहने पर उन समस्याओं को लेकर संघर्ष करके सरकार को सचेत करना, ये मुलायम सिंह जी का काम रहा। उसके बाद आप नई पीढ़ी के जो नेता हैं, आपके अपने अखिलेश यादव जी, आपकी क्वालिटी है, आप बागी के साथ, बागी तो हैं लेकिन आपने कभी सपा से कोई बगावत नहीं किया। अखिलेश जी भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना मुलायम सिंह यादव पसंद करते हैं। बाकी के नेता या तो इधर हैं या तो उधर हो गए। मैं आपसे शुरू में कहा कि हम लोग सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले लोग हैं। जो इधर उधर जाते हैं वो राजनीति के लिए नहीं जाते, वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। कैसे हुए हम एमपी हो जाए, कैसे हुए एमएलए हो जाए, कैसे हुए मंत्री हो जाए। राजनीति का काम ये नहीं है। राजनीति जनता के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती। इधर उधर भागने वाले लोग अपने लिए राजनीति। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग नेताजी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कुछ लोग अखिलेश जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं और कुछ लोग शिवपाल जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज तो सब लेकिन आप सबके प्रिय हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? आज सब लोग अखिलेश जी के साथ, नेताजी का वो पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ। और नेताजी का पूरा आशीर्वाद नहीं रहता तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री कैसे होते? और जब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो भी माननीय मुलायम सिंह का आशीर्वाद था उनके साथ। ये घटना आपको मैं बता रहा हूँ। उस लड़ाई के बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमको बुलाया, हम गए उनके रेजिडेंस पर। उन्होंने हमसे कहा कि चौधरी साहब, आप हमारे दल में थे तब, नहीं थे तब, हम आपको बहुत मानते थे। तो हमारे मन में हमको अखिलेश यादव के साथ रहना था। हमको लगा कि अगर ये नेताजी कुछ कह न दे, तो मैंने इसी पर उनको रोक दिया कि नेताजी आप कह रहे हैं कि आपको मानता था। तो हाँ, हमने कहा कि आप जानते हैं कि मैं चंद्रशेखर जी के साथ था। आपने कम से कम कितने बार हमसे कहा होगा कि तुम हमारे साथ चले आओ, तुम चुनाव नहीं जीतोगे। और मैं 2 बार चुनाव भी हार गया। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 12 बार मैं कहा, उनको याद है। मैंने तो भी मैं चंद्रशेखर जी नहीं छोड़ा, आपके साथ आया, नहीं आया। और जब चंद्रशेखर जी से आप मांगे हमको तो तब मैं आपके साथ आया। तो जब चुनाव हार करके भी 2 बार मैं चंद्रशेखर जी को नहीं छोड़ सकता, तो राम गोविंद चौधरी जीते जी, जब तक आप जी रहे हैं आपको छोड़ने का सवाल है ही नहीं है। लेकिन आपके परिवार में जो लड़ाई लगी हुई है, चूंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मैं जम के नेताजी अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं। मैं वही कह रहा था। वो मुस्कुराए और मैं चल दिया। नहीं, मैं वही कर, आपने ठीक बताया कि उनका आशीर्वाद था शुरू से ही। लेकिन मैं वो कह रहा था कि अखिलेश जी ने भी आपको शिवपाल जी के ऊपर रखा और आजम खां के ऊपर रख करके आपको विपक्ष का नेता बना दिया। तो एक बागी तेवर रखते हुए भी कैसे आप इतना बढ़िया सामंजस्य बैठा लेते हैं कि आपको सब लोग प्यार करते हैं? यही तो माननीय अखिलेश यादव की कृपा है कि मेरे से एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठा दिए। और यही नहीं किए,
मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में गया था, हमको हार्ट अटैक हो गया और लगभग 15-20 मिनट तक हमारी सांस नहीं थी। उन्होंने एयर एम्बुलेंस भेजवा करके वेदांता से, और वेदांता में हमारा ऑपरेशन करके हमको जिला के फिर उस पद पर रखने का काम किया। ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। अखिलेश जी में वो सारे गुण हैं जो बड़े समाजवादी नेताओं के थे। अखिलेश जी कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जानते होंगे कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन देश और दुनिया में सबसे बड़े दानी माने गए हैं। आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में नेताओं में अखिलेश जैसा कोई दानी नहीं है। इस प्रदेश में, प्रदेश के बाहर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, किसानों जहां जहां आत्महत्या किए किसान, अखिलेश यादव ने उनकी आर्थिक मदद की। झारखंड में खुद 5 किसान परिवारों को आत्महत्या किए थे, मैं गया था उनको, उनके परिवार को पैसा देने। उत्तर प्रदेश में जहां भी किसानों ने आत्महत्या की, अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद उन लोगों की की। आपको अफसोस लगता है जिस तरह से परिवार में टकराव हुआ और अलग अलग हुए, अफसोस लगता है आपको कि बढ़िया शानदार चीजें चल रही थी? बिल्कुल 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 अफसोस लगता है। इतना बढ़िया सरकार अखिलेश यादव चला रहे थे, पता ना कौन इसमें पड़ गया। अब हम कुछ कहना नहीं है इसमें, सब लोग जानते हैं कि कौन झगड़ा लगाया। अगर आप इशारों में बता सकें तो, क्योंकि आप तो बहुत पुराने नेता हैं। अब जाने रहे, सब लोग जानते हैं कौन लगाया। मैं फिर से आग्रह करूंगा अगर आप इशारों में ही बता सकें। नहीं, वो कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन इस परिवार से अलग एक आदमी जिसको ये परिवार मुलायम सिंह की बात सबसे अधिक मानता था। क्या आप अमर सिंह जी की बात तो नहीं कर रहे? अब हम नहीं खोलेंगे। नहीं, मैं नाम बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं खोलूंगा। और झगड़ा लग गया, और चूंकि मैं चंद्रशेखर जी के साथ, क्योंकि उनको कहा जाता ना वो जिस जिस घर में जाते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। चूंकि मैं चंद्रशेखर जी के साथ रहा, सदी के महानायक के घर गए, वहां झगड़ा हो गया, बहू में और ससुर में झगड़ा हो गया। और विश्वकर्मा जी मैं नाम नहीं पकड़ूंगा, लेकिन झगड़ा किसी ने लगाया, तीसरा आदमी ने। लेकिन परिवार उस समय संभल नहीं पाया, सोच नहीं पाया, और इस झगड़े के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मैं 77 से विधानसभा में हूँ, 10-12 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का हमको मौका मिला है। इसीलिए नहीं कि अखिलेश यादव ने हमको नेता विरोधी दल बनाया है, हम लोग सही बात कहने वाले आदमी हैं। 5 बरस में जो माननीय अखिलेश यादव ने प्रदेश के विकास के लिए, हर जाति धर्म वर्ण के लोगों के उत्थान के लिए काम किया, किसी मुख्यमंत्री ने उतना नहीं किया। चलिए सर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आपसे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पास आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम जब सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे तो कोरोना पर बात करेंगे, और आपने भारतीय जनता पार्टी को कोरोना पार्टी तक करार दे दिया, और यहाँ तक कह दिया कि CAA पर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो जेल गए हैं, उनके मुकदमे वापस लेंगे और उनको पेंशन भी देंगे। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 बार आप विधायक रहे, मामूली बात नहीं होती 8 बार लगातार विधायक होना, और उस समय भी आप जीते जिस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। क्या है जो आपकी जनता आपको छोड़ती नहीं? ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। और आपसे मैं बताऊं कि अभी कभी भी, आज मैं नेता विरोधी दल हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मैं कभी अपने को नेता के रूप में शो किया ही नहीं। मैं जैसे साधारण से साधारण, गरीब से गरीब आदमी मेरे पास आता है, बैठता है, काम कहता है, मैं उसका काम करता हूँ। कभी मैंने किसी आदमी से जो मेरे पास आया, ना कभी उससे पार्टी पूछा कि तुम कौन पार्टी हो, ना कभी ये पूछा कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया, किसको वोट देते हो, कुछ नहीं। मैं पद पर हूँ, कोई आदमी आया कष्ट में है, उसकी मैंने मदद की। क्योंकि जीतने के बाद तो सभी के हो जाते हैं। हाँ, मदद की मैंने। यही जो आपने कहा कि ये जान करके कि जीतने के बाद पूरे क्षेत्र के आदमी हो जाता है, पूरे जनपद का हो जाता है, पूरे प्रदेश का हो जाता है। देश में कोरोना चल रहा, देश में क्या बल्कि विश्व में कोरोना चल रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। आपको याद होगा, सबसे पहले केरल में फरवरी माह में ही 2 कोरोना के पॉजिटिव लोग पाए गए थे। अगर केंद्र सरकार चाहती तो उसी समय सारा व्यवस्था करके इसको रोक सकती थी केरल में ही, लेकिन केवल नमस्ते ट्रंप के कारण और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार को बनाने के लिए, विधायक की खरीद फरोख्त करने के लिए इतना लंबा समय लगा दिया और कोरोना इस देश में अबाध गति से बढ़ गया। नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी 130 करोड़ की आबादी है, तो उस तरह से तो केस बढ़े नहीं, और लॉकडाउन कर दिया प्रधानमंत्री ने सही समय पर, तो पूरा विश्व तो उनकी तारीफ कर रहा है, और उनका ग्राफ भी काफी बढ़ गया है, 94% हो गया है। विश्व तो तारीफ कर रहा है चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से। केरल में सबसे पहले आया और केरल ने उसको रोक लिया, उसकी चर्चा क्यों नहीं दुनिया में? पूर्वी स्टेट जितने हैं, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, उधर ये महामारी है ही नहीं है, उनका मॉडल चर्चा में क्यों नहीं? मैं आपसे कहूं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के इंतजार में देरी नहीं की गई होती, लाखों लोग विदेश से आ गए उसी बीच में, तो इतना महामारी हिंदुस्तान में नहीं बढ़ती। इसलिए कि हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है। नहीं, आपको नहीं लगता कि हम 130 करोड़ देश के लोग हैं, उसके बावजूद तो उसके हिसाब से संख्या बहुत कम है संक्रमितों की? तो हम तो कहते कि एकदम नहीं होती। हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है, यहाँ राम पैदा हुए हैं, शिव पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, यहाँ गंगा है, जमुना है, सरजू है, यहाँ एक से एक ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। ये कोरोना नहीं बढ़ता। और जहां जहां अमेरिकी टीम गई, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली, आगरा, बम्बे, सर्वाधिक कोरोना वही है। नहीं, लेकिन तबलीगी जमात ने बढ़ाया ना, तबलीगी जमात। आप बताइए तबलीगी जमात कितने लोग को पॉजिटिव पाए गए? भाई 2500 लोग थे वो जाकर कितने पाए गए? उसके बाद क्यों नहीं सरकार खोलती है कि उसमें कितने लोग पॉजिटिव पाए गए? तमाम लोग पॉजिटिव थे, और जानबूझ के उन्होंने थूकना, 54 नहीं, जानबूझ के थूकना, लोगों पर प्रहार करना, डॉक्टरों पर अटैक करना, तो वही किया ना उन्होंने। ये तो कहा गया, लेकिन ये क्यों नहीं सरकार बताई कि कितने लोग पॉजिटिव उसमें पाए गए? और फिर मैं इस पर जब आपको हर आपको प्रश्न कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, जब जमात के लोग घर से निकले थे पुलिस क्यों जाने दिया? अगर दिल्ली वो पहुंच गए तो दिल्ली में रोका क्यों नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी ने हृदय नारायण दीक्षित जी को पत्र लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, कहा कि इस समय कोरोना महामारी है और विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। क्या राय है आप? चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार से कहा कि सरकार कहती है कि सबका विकास सबका साथ, और विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं ले रही है, न कोई सलाह कर रही है, न कोई मीटिंग कर रही है। तो विधानसभा इसी का केंद्र है कि किसी समस्या पर हम चर्चा करके पक्ष विपक्ष
एक सही रास्ता निकाले, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं। नहीं, लेकिन हमने हृदय नारायण दीक्षित जी से ये बात पूछी, विधानसभा अध्यक्ष से। उनका कहना है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, और जो विधानसभा में बैठने की जो चेयर्स हैं, आप तो जानते हैं कि 403 ही है, और हर सीट पे बैठेंगे तो कोरोना महामारी का रूप ले लेगा, विधायक कोरोना पीड़ित हो जाए। आप बताइए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कई विधायकों को कोरोना हो गया, वहां बैठक भी हुई, विश्वास प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने तो वॉकआउट किया ना, तो कम लोग थे वहां पर। शपथ भी लिए। ये एक बहाना है, सबका साथ सबका विकास एक ढोंग है। सरकार केवल अपनी थियरी चला रही है। आप मुझे एक चीज समझा दीजिए, आप तो विधानसभा में रहते हैं, 403 सीट हैं, 400 सीट है, अगर सभी विधायक आ जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? विधानसभा में हर कुर्सी अलग अलग है। नहीं, लेकिन 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए तो एक एक सीट छोड़नी तो पड़ेगी 2 ना। गज दूरी कहा था, ये कहा मान रहे हैं 2 गज दूरी को? केवल आपको मानने के लिए कह रहे हैं, अपने नहीं उसको निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, आप ही लोग तो दिखाते हो ना, तो हम लोग देखते हैं। मैं तो आपसे कहा कि हम नियम पालने वाले लोग हैं। जब से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, आज तक मैं नहीं निकला। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो आपके दिखाने से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं, मैं उसी का बातें कह रहा हूं। लेकर के भी आपने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी प्रदेश में और देश में, तो हम जितने भी ये मुकदमे लगाए गए हैं सब वापस ले लेंगे, जेल से सबको बाहर निकालेंगे और उनको पेंशन देंगे। अभी आप देखें ना जी, कि एक बार मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार पक्ष और विपक्ष जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इसमें कितने पर कौन कौन से क्रिमिनल धाराओं पर मुकदमा दर्ज है, उसको जारी कर दिया जाए। नहीं जारी हुआ, और थोड़े दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने पर जो मुकदमे थे क्रिमिनल धाराओं में 307, 308, आगजनी, बलवा, एक 302 का भी था, उन्होंने खुद अपनी केस अपने से वापस किया, और सत्ता पक्ष में जितने लोगों पर मुकदमे कायम थे सबको वापस किया। तो ये उनको आप पेंशन देंगे? अब ना दिया, लिया, जिन्होंने गाड़ियां ने लिया जी। आज मैं जो आपसे पहले बात हो चुकी थी जी, हम आज पेंशन पाते हैं। लोकतंत्र सेनानी जो लोग 74 के आंदोलन में जेल गए, चाहे DIR में गए हों, मिसा में गए हों, इस देश के महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने उनको पेंशन देने प्रारंभ किया। क्यों? कि वो एक आंदोलन था। कौन आंदोलन था? वो भी आंदोलन था लोकतंत्र बचाओ, महंगाई भ्रष्टाचार को खत्म करो, बेरोजगारों को नौकरी। उसके बाद इमरजेंसी लगा करके संविधान के धाराओं में छेड़छाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया जी। और जो बाहर लोग निकले तो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों, जितने लोग जेल में बंद थे, उनको उन्होंने पेंशन देना प्रारंभ किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको 15,000 कर दिया, 15,000 कर दिया। लेकिन ये जो आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी CAA, NPR, CRA, ये जो है ये लोकतंत्र के विरोध में एक कानून था, संविधान के विरोध ये था, मानवाधिकार के विरोध में यह कानून था। तो जो 74 की लड़ाई थी, 75 की लड़ाई थी, उससे कम ये लड़ाई नहीं थी। जो लोग पत्रकारों की गाड़ी जला रहे हैं, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, उनको आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे निर्णय होगा? पुलिस तो किसी को पकड़ लेती है तब मंचा में चालान कर देती है, पुलिस तो किसी को पकड़ लेती है गांजा में चालान कर देती है। कौन कहा कि कौन दोषी है? मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा तरीका है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी जज से इसका जांच कराई जाए, कौन फूंका। मैंने विधानसभा में कहा कि कोई प्रदर्शनकारी न कहीं तोड़ फोड़ किया न फूंका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को लगा करके ये तोड़ फोड़ फूंकने की कार्रवाई की थी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। चलिए, अब समय कम बचा है, आप हमारे के न्यूज चैनल के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष से मैं जरूर आग्रह करूंगा सत्र बुलाना चाहिए, कि जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये संकट मामूली संकट नहीं है।
ये संकट मामूली संकट नहीं है। दो पारी में बोला ले, कोरोना जिसको होगा उसी को होगा। ये सत्य है कि जिसको जन्म लेना है उसको मरना है। वो बस ठीक है जी। सवाल ये है कि जो आप लोग तो क्वारंटीन हो गए, मतलब घरों में रह गए। क्वारंटीन का मतलब आप लोग ने पालन किया, इसका लॉकडाउन का पालन किया, घर में रहे। लेकिन जनता इस समय त्राही त्राही कर रही सड़कों पर है। क्यों नहीं सारे विधायक आपके निकलते, सांसद निकले उनकी मदद करने? इसलिए कि सरकार कहेगी लोग कोरोना को बढ़ा रहे जाएंगे तो जनता भीड़ कर देगी। लेकिन आपको याद होगा, ठीक लॉकडाउन लगने के तत्काल बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये आग्रह किया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से कि इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके अगल बगल कोई भूखा न सोए, और अब जितना हो सके आप गरीब लोगों की मदद करें। और सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया हुआ। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी जमीन पर लड़ रही है। हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे लोग एक दिन हम भी खुद, मैंने अध्यक्ष जी के निर्देश पर, अध्यक्ष जी ने बयान दिया था, मैंने भी दिया था कि प्रदेश और देश के लोगों के नाम खुला पत्र कि जो नेशनल हाईवे से, सड़कों से पुलिस के डंडे खा करके उसके डर से जो पगडंडी पर लोग चल रहे हैं, आप लोग अपने अपने गांव के सामने उनका रोकिए, स्वागत करिए और देह की दूरी बनाए हुए उनको भोजन कराइए और अपने साधन से उनको ले जाइए, उनके अपने भारत तक छोड़िए। कि जो कोटा से लोग आए हैं बचिए, उसकी बिल राजस्थान सरकार ने भेजी है। हम लोग तो इस गलतफहमी में थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी बस भेजी थी, क्योंकि बड़ा जोर से कहा हमने लड़कों को ला दिया, हम लड़कों को ला दिए। और अब पता लग रहा है कि वो बसें जो आई राजस्थान सरकार की थी और राजस्थान सरकार ने बिल भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। तो एक तरफ कांग्रेस की वहां सरकार है, वो बिल भेज रही है बच्चों को पहुंचाने के लिए, और आप नाटक कर रहे हैं बस से लोगों को घर पहुंचाने के लिए। समय समाप्त हो चला है। चलते चलते आप ये हमारे के न्यूज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? के न्यूज के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस महामारी से बचें, देह की दूरी बनाएं, साफ सुथरा रहें, गरीबों की मदद करें, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे हर गांव में 30% ऐसे लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो घर बैठ गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, उसकी दवा की व्यवस्था करें। ठीक है, सवाल ये है, अखिलेश जी ने कहा कि जितने लोगों की मौत हो रही है हम उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। क्यों नहीं जो लोग जिंदा हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनके पास खाना नहीं, उनको मदद क्यों नहीं की जा रही? मैं कई बार कहूंगा आपसे कि ये काम सारा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। चप्पल दे रहे हैं, अपनी गाड़ी से उनको थोड़ी दूर छोड़ देने जिले के बॉर्डर तक, भोजन करा रहे हैं, गांव में गरीबों को यहाँ राशन बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। अब बस समय समाप्त हो गया। अब ये बता दीजिए कि आइंदा भविष्य में आपकी क्या रणनीति है, कैसे काम करेंगे? हमारी रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति यही होगी कि ये सरकार जो गरीब विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, बेरोजगारों की विरोधी है और किसानों की विरोधी है। किसान, श्रमिक, मजदूर, 30% रोज कमाने खाने वाले लोग जो परेशान हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी, इन सब की समस्याओं को लेकर के 1974 की तरह समाजवादी पार्टी सड़क पर क्रांति करेगी। इस सरकार को हटाए बिना चैन नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बलिया के बागी एक बार फिर से चूंकि क्रांति देख चुके हैं और दोबारा क्रांति का आह्वान करें कि जब समय आएगा, हालांकि अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, लेकिन समय आएगा तो फिर एक बार फिर से क्रांति की जाएगी और उस क्रांति के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अब समय बताएगा कि क्रांति कब होगी और कितना सुखद परिणाम आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और आप हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे एक ऐसे ही शख्स के साथ।